रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने बोहर एटम मॉडल के बारे में आपको बताया था। आज उसी आर्टिकल को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बोहर ने हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट की। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लिहाजा हम दोनों एनर्जीज़ को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे। जो एनर्जी किसी ऑर्बिट में होगी और अगर ऑर्बिट का नंबर n हो तो nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइए ज़रा देखते हैं कि ये दोनों कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कूलम्ब फोर्स से मिलती है। लिहाजा वो इक्वेशन हम दोबारा लिखते हैं, mv²/r k²/rn²। यहाँ से आप Rn को एक Rn से कैंसिल कर दें और दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अज़ान होने दें। तो आप देख रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और ये इसके बराबर है। लिहाजा अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो ये भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस फार्मूले में हम काइनेटिक एनर्जी की जगह k²/2rn लिखेंगे। लेकिन आइए ज़रा हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। आपको याद होगा चैप्टर 12 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फार्मूला निकाला था 1/4πε0 Q/r। और इस फार्मूले में अगर हम इसकी जगह k लिखें, q की जगह e लिखें और r की जगह rn लिख दें तो ये शक्ल भी बन सकती है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो ये तो यूनिट चार्ज पे वर्क डन है, लेकिन अगर वर्क डन इलेक्ट्रॉन पे हो तो उसका चार्ज -e है, तो हम इसको -e से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -e से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ke यहाँ पे आ जाएगा -e/rn -ke²/rn। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो आपकी बुक में ये डायरेक्ट लिखी हुई है -ke²/rn। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। लिहाजा ये दोनों फार्मूले मैंने समझा दिए कि पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम हाफ mv² नहीं लिखेंगे बल्कि ke²/2rn लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जी की जगह -ke²/rn लिखेंगे। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे En = ke की जगह ke²/2rn आ गया और पोटेंशियल एनर्जी की जगह -ke²/rn आ गया। अब इनका LCM ले लें आप, 2rn यहाँ पे ke² आ गया और यहाँ पे -2 ke² आ गया। अब आप इसमें से ये माइनस करें, -ke²/2rn टोटल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में। अब इसमें आप ये रेडियस देख रही हैं, ये रेडियस की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट की थी। अब हम अगर रेडियस की वैल्यू इस फार्मूले में लिख दें -ke²/2rn की जगह n² h²
4π² ke²m, ये हम वैल्यू लिख दें और इसको आप उल्टा दें तो En विल बी इक्वल टू ke² over 1 2π² ke²m over n² h², और साथ ही इसके ये माइनस भी चल रहा है। तो nth ऑर्बिट में इसको जब सॉल्व करके जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो -1/n² को बाहर निकाल दें और ब्रैकेट में आप लिखें 2π² ke²me4 और नीचे इसके h²। ये जो ब्रैकेट में आपको चीज़ नज़र आ रही है ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, सबकी वैल्यू का पता है हमें, k का, m का, e⁻⁴ का पता है हमें, h का पता है, तो लिहाजा इन सब को हम E0 के बराबर लिख देते हैं -E0/n²। और अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, इन सब की वैल्यू यहाँ पे लिखें, पाई की वैल्यू, k की वैल्यू, m की, E4 h² की, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। तो लिहाजा अगर हम ये वैल्यू इसमें रख दें En, तो -13.6/n², ये हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट होगी nth ऑर्बिट में। और अगर आप पहली ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो E0 के बराबर होगी, E1 आप कह सकती हैं उसको, यहाँ 1 लिखें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह दूसरे ऑर्बिट में आप कैलकुलेट करेंगे तो n2⁻², 4 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी आएगी, फिर हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। यानी हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो एनर्जी है En अगर पहले ऑर्बिट में होगी तो E0 के बराबर होगी, और दूसरे में जो होगी E0 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे -E0/4, और तीसरे में हम 9 से डिवाइड कर देंगे -E0/9 एट्सेट्रा। इसी तरह हम हर ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने निकाली है ये माइनस में है, हालांकि उसकी पोटेंशियल भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, स्टिल जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये माइनस में एनर्जी आ रही है। तो लिहाजा मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको समझाया कि जब किसी जिस्म की, किसी बॉडी की एनर्जी माइनस में होगी तो वो बॉडी उस एनर्जी को खर्च नहीं कर सकती, बल्कि वो बॉडी कहती है मुझे इतनी एनर्जी दें ताकि मैं इसको किसी काम में लाकर आज़ादी हासिल करूं। आप कहेंगे जी यहाँ कौन सी आज़ादी की बात आएगी? भाई आप देख रही हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से नहीं निकल सकता। कब निकलेगा? जब इतनी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ये हाइड्रोजन की ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा, ये आज़ाद हो जाएगा, ये फिर एटम का हिस्सा नहीं रहेगा। तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये स्पेंड नहीं कर सकता, ये कहता है मेरी ज़रूरत है, मुझे इतनी एनर्जी दें ताकि मैं इस ऑर्बिट से बाहर निकलाऊं। तो आपको याद होगा कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यही एनर्जी जो पहली ऑर्बिट में है, ये हाइड्रोजन के एटम में ग्राउंड स्टेट में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम
इन इट्स गैसियस फॉर्म, कि बिल्कुल एक एटम आइसोलेटेड है। गैसियस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, सर ये क्या है भाई, एटम बिल्कुल अलहदा हो, आइसोलेट हो, फिर आप उसको एनर्जी दें, फिर उसका इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट को छोड़ दे, तो जो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और फिर ये एनर्जी देने के कई तरीके हैं। आप कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाल कर लेकर इसको कोलाइड करा सकते हैं, टक्कर मार के इसको ये बाहर निकाल सकता है इस ऑर्बिट से। तो अब इलेक्ट्रॉन जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं उसको चलाने के लिए वोल्टेज दरकार है। तो लिहाजा दो डेफिनेशन है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी है, दूसरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन को जितनी वोल्टेज हम देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, उस वोल्टेज को नाम देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट। अब ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन को हम किसी एटम के ऑर्बिट से बाहर निकाल दें, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के ना जाए, बल्कि इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाए, तो इस तरह और उसी एटम का हिस्सा रहे। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में, अपनी नॉर्मल स्टेट में, अपनी असल ऑर्बिट को छोड़कर ऊपर जा रहा है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो देंगे वो आयोनाइजेशन नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और इस मकसद के लिए जो हम वोल्टेज देंगे किसी आने वाले इलेक्ट्रॉन को, वो एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगी। तो ये तो था सारे का सारा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और साथ ही आपको एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशंस बताई गई। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम बोहर एटम मॉडल की बुनियाद पे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए एक फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, उसको नाम हम देंगे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। जब हाइड्रोजन को गर्म किया गया तो उससे उसकी रोशनी से कुछ तो ऐसे कलर्स पर मुश्तमिल थी जो हमें नज़र आते हैं, कुछ ऐसे कलर थे, वेव लेंथ थी जो हमें नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह है, और एक वो हिस्सा है अल्ट्रा वायलेट, वो हम देख नहीं सकते। इसी तरह फिर इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड से आगे फिर फार इंफ्रारेड है। तो ये स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो मुख्तलिफ वेव लेंथ मौजूद थी, उसके बारे में साइंसदानों ने फार्मूले पेश किए कि इस हर कलर की जो नज़र आए और हर वेवलेंथ जो नज़र ना आए उसका लैम्डा कैलकुलेट कैसे करेंगे। उस मैदान में जो एक फार्मूला पेश किया पहला वो था रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग ने एक फार्मूला पेश किया, लेकिन वो नज़र आने वाले विजिबल स्पेक्ट्रम जिस पे बामर ने काम किया था, इसी वजह से उन कलर्स को बामर सीरीज़ कहा जाता है। ये फार्मूला पेश किया कि आप इसकी मदद से विजिबल स्पेक्ट्रम के हर वेवलेंथ को, हर कलर की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ये फार्मूला अप्लाई किया गया तो ये फार्मूला बिल्कुल सही था। इस एक तजर्बा था, एक थ्योरी थी, तो ये थ्योरेटिकल फार्मूला था, ये बिल्कुल फिट था हर वेवलेंथ के लिए। लेकिन इसके लिए मुश्किल ये थी फार्मूले के लिए कि ये कोई डराइव्ड फार्मूला नहीं था। पहली वेवलेंथ के लिए रिडबर्ग यहाँ पे 2 लिखता था और n को जो था वो 3 से शुरू करता था। अब ये इसकी वजह क्या थी कि यहाँ 3 क्यों लिखता था, वो 2 यहाँ पे क्यों था, ये उस वक्त कोई रीज़न नहीं थी, इसकी बुनियाद नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक ऑर्बिट दरियाफ्त नहीं हुए थे, ऑर्बिट बोहर एटम मॉडल पेश नहीं हुआ था।
फिर जब बोहर ने अपना मॉडल पेश किया तो उसकी बुनियाद पे उसने ये फार्मूला भी डराइव किया। आपने देखा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में कहा कि अगर nth ऑर्बिट है तो उसकी एनर्जी En होगी, उससे नीचे वाला p ऑर्बिट है तो उसमें Ep होगी। तो nth ऑर्बिट में माइनस E0/n², pth ऑर्बिट में माइनस E0/p²। तो ऊपर वाले ऑर्बिट से जब नीचे वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन फोटॉन की सूरत में एनर्जी को एमिट करेगा, HF की सूरत में। लिहाजा HF की सूरत में उसने एनर्जी एमिट कर दी। हम En की जगह ये वाली रकम, Ep की जगह ये वाली रकम लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। प्लस वाली रकम को हम पहले लिख देंगे 1/p² माइनस 1/n² और E0 को बाहर निकाल देंगे। F की जगह C/λ। हमने 1/λ का फार्मूला निकालना है, लिहाजा Hc को आप इधर ले आए तो 1/λ इज इक्वल टू E0 Hc/Hc इंटू 1/p² माइनस 1/n²। तो E0 कांस्टेंट है, H और C भी कांस्टेंट है। इन सब की जब कीमतें लिखें तो हमारे पास जवाब आता है 1.0974 10⁻× 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल वही थी जो रिडबर्ग ने किसी और तरीके से निकाली थी, लिहाजा दोनों जवाब सेम हो गए। लेकिन सवाल ये है कि इसका जवाब कैसे मिला कि ये यहाँ 2 होना चाहिए और ये इसको 3 से शुरू करें, तो उसका जवाब भी हम इस डायग्राम से ले सकते हैं। इसी थ्योरी में के ज़रिए बोहर ने उस बात का भी जवाब दिया, उसका आंसर दिया। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये तमाम लाइनें बिल्कुल नीचे आ रही हैं जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट में है, 2 में, 3 में, 4 में, तो ये जब भी पहले ऑर्बिट में आएगा तो उस वक़्त जो रोशनी निकलेगी वो अल्ट्रावायलेट होगी, जिसको हमने लेमैन सीरीज़ का नाम दिया। लेमैन ने भी इस फार्मूले को इस्तेमाल किया और उसने यहाँ पे 1 लिखा और n को 2 से शुरू किया। उसने 1 क्यों लिखा? क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट पे आ रहे हैं, तो 1 का जवाब मिल गया। ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये तमाम लाइनें दूसरे ऑर्बिट में आ रही हैं। दूसरे ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से आएगा तो वो नज़र आने वाला स्पेक्ट्रम, जो विजिबल स्पेक्ट्रम या वो हिस्सा जो दुनिया के सामने बामर ने पेश किया, जिसे हम बामर सीरीज़ कहते हैं, वो आएगा। तो लिहाजा क्योंकि रिडबर्ग ने ये फार्मूला सिर्फ बामर सीरीज़ के लिए पेश किया था और यहाँ 2 लिखा था, तो अब बोहर ने जवाब दे दिया भी ठीक है, उसका 2 सही है, क्योंकि ये बामर सीरीज़ बनती उस वक़्त है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी ऑर्बिट में आएगा। और जाहिर सी बात है ऊपर से आएगा, 2 से 2 में तो आ नहीं सकता, या 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से। लिहाजा जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो फिर इसको हम 3 से ही शुरू करेंगे। या इलेक्ट्रॉन 3 से जंप करेगा, या 4 से आएगा, 5 से आएगा। ऊपर वाले किसी ऑर्बिट से भी इलेक्ट्रॉन जब 2 नंबर में आएगा तो बामर सीरीज़ खारिज होगी। लिहाजा इस बात का भी सबूत मिल गया। इसी तरह अगले हिस्से जो हैं, पैस्चन सीरीज़, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में आएगा तो फिर उस वक्त इंफ्रारेड सीरीज़ खारिज होंगी। इंफ्रारेड वो लाइट भी हम नहीं देख सकते। तो पैस्चन सीरीज़ ने भी ये फार्मूला, पैस्चन साइंसदान ने ये फार्मूला इस्तेमाल किया और 2 को उसने 3 से शुरू किया। तो बिल्कुल बोहर में ये जवाब मौजूद है। उसने कहा जी 3 से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि पैस्चन सीरीज़ बनती उस वक्त है जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में आए और किसी ऊपर वाले ऑर्बिट में आए। तो इस तरीके से बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो जिसका पहले प्रूफ नहीं मिल रहा था, फार्मूला मौजूद था लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी, तो थ्योरेटिकली ये फार्मूला जब उसने पेश किया, प्रूव किया अपनी थ्योरी की बुनियाद पे, तो ये फार्मूला भी दुरुस्त था, इसकी डेरिवेशन भी हो गई और इसको दुनिया ने कबूल भी कर लिया। थैंक यू।